ये नंबर आपको है यहाँ पर दोस्तों, आप इसमें यहाँ से सारे PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको PDF मिल पाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। DLED का ये टेस्ट होगा, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 इसका समान अध्ययन का हुआ था। आज हम लोग देखेंगे DLED पार्ट नंबर 2 और आज का है 76 नंबर सवाल। 1 से लेकर के 75 तक आपका समान अध्ययन का था और ये है आपका। तो प्रश्न कह रहा है कि विकास का चरणीय सिद्धांत किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। फटाफट सभी लोग आ जाइए, 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी क्लास चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि 9 बजे से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही 9 बजेगा आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, वहां से आप क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न कह रहा है कि विकास का चरणीय सिद्धांत जो है वो किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। ऑप्शन है विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, या फिर विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, या फिर विकास प्रक्रिया संबंधी वातावरणीय कारक। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से सवाल आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और विकास से आपको एक सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए विकास क्या है? विकास दोस्तों ऐसा चीज है जो हमारे जीवन में जीवन पर्यंत चलते रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म क्या है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसी समय से विकास स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, और जब तक मृत्यु न हो जाए, है ना, बुढ़ापा आने के बाद, तब तक दोस्तों ये चलते रहता है। ठीक है, तो ये है आपका विकास, है ना। विकास आपका जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो यहां पर पूछ रहा था कि विकास का चरणीय सिद्धांत जो है किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो विकास की निरंतरता और निरंतरता क्या होगा आपका 76 का आंसर बताइएगा। 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 77 नंबर की। विकास से क्या तात्पर्य है दोस्तों, है ना। विकास से गुणात्मक परिवर्तन से, परिणात्मक परिवर्तन से, शारीरिक वृद्धि से, या फिर ज्ञानात्मक वृद्धि से, क्या होगा? विकास से क्या तात्पर्य है? देखिए विकास जो है ना, ये विकास से तात्पर्य जो है ये गुणात्मक परिवर्तन के साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो गुणात्मक परिवर्तन तो होगा ही, इसके साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी होगा, यानी कि आपका ए नंबर और बी नंबर दोनों यहां पर सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा आपका 77 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा और फास्ट चलिए, है ना। फास्ट चलेंगे तो भैया आप समझ में नहीं आएगा, समझना भी तो जरूरी है ना। जब तक समझ में ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन सिर्फ करने से क्या फायदा, है ना। जब तक देखिए आप भी एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन को पहले समझिए। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप आंसर कहां से दे पाइएगा। क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो समझिए दोस्तों 50% आपका ऐसे ही सोल्व हो गया, है ना। फिर आप ऑप्शन से छाट सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़िए, है ना। और देखिए ये काफी बड़ा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लास्ट में देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल में थोड़ा सा समय लग जाता है ना। जो पहले हल्का हल्का लगे उसको बना लीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है पारिस्थितिक, व्यवहारवादी, रचनावादी, या फिर सामाजिक रचनावादी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पारिस्थितिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 79 नंबर। फटाफट सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 9 बज गई है तो आपको लेट नहीं करना है, 9 बजे से आपको बिल्कुल आ जाना है ना। जब देखिए कभी कभी नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है, तो नोटिफिकेशन नहीं जाने पर क्या करना है ना, आपको ये जो कैरियर परिवार लिखा हुआ है यूट्यूब में जाकर के ये सर्च करना है। ठीक है, कैरियर परिवार लाइव क्लास आप सर्च कीजिएगा। अगर उस दिन क्लास हो रहा होगा और आपके मोबाइल पर अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो कैरियर परिवार आप सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, वहां से आप उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा यूट्यूब के द्वारा प्रॉब्लम हो जाता है ना, कभी कभी भेजता है नेटवर्क की वजह से भी नहीं जा पाता है, या फिर कभी कभी हम ही आप लोग को ग्रुप में भेजते हैं, नेटवर्क इशू की वजह से आपके मोबाइल पे नहीं जा पाता है। तो कुछ नहीं करना है, बस कैरियर परिवार आपको लिखना है
और वहां पर जाकर के देखिएगा लाइव क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। जी हाँ, किसी बच्चे में देखा जाता है कि किशोरावस्था के बाद उसका जो विकास हो रहा है वो काफी तीव्र गति से हो रहा है। किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है दोस्तों? तो 12 से लेकर के 18 साल तक की जो आयु होती है ये किशोरावस्था होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का। यानी कि किशोरावस्था के बाद जो वृद्धि होता है, वृद्धि नहीं, विकास होता है, वो अमूर्त चिंतन संबंधित योग्यता का विकास होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर सवाल कह रहा है कि आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है सामुदायिक मनोविज्ञान, पास पड़ोस संबंधी मनोविज्ञान, जनन मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो 80 का आपका आंसर क्या होगा? देखिए, आस पड़ोस में रहने वाले जो व्यक्ति की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य जो है ये सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है ना, सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81 नंबर 81 कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है ये पूछ रहा है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है या फिर विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या फिर विकास प्रतिमान संस्कृति परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, यानी कि जो विकास है दोस्तों ये सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगा? मध्य बाल्यावस्था में कौन सा यहाँ पर होगा? मध्य बाल्यावस्था, मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था है ना, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 82 का 82 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा कि मध्य बाल्यावस्था में होगा कौन सी बच्ची? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ये आएगा आपका मध्य बाल्यावस्था के समय। मध्य बाल्यावस्था जो माना जाता है ये 6 से लेकर के 12 साल तक की उम्र को माना जाता है मध्य बाल्यावस्था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 83 नंबर। 83 प्रश्न कह रहा है खाली स्थान में भरना है कि बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक संस्था मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि प्राथमिक की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो किसके साथ रहता है? अपने परिवार के साथ रहता है। सबसे पहले जनसंचार थोड़ी होगा, विद्यालय थोड़ी होगा, धर्म थोड़ी होगा, सबसे पहले किसके साथ रहता है? अपने परिवार के साथ। आंसर भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक संस्था हमारा परिवार है। अगला प्रश्न है 84 नंबर की बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों को संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है उसको क्या कहते हैं? है ना, उसको रूब्रिक कहते हैं, फाइल कहते हैं, आंकड़ों का प्रपत्र कहते हैं, या पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, बच्चों के द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए जो कार्य है उसका संग्रहण है ना, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर की बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है ना? प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगी? विद्यालय, धर्म, परिवार, समुदाय। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, यही सवाल तो अभी आप लोग को पूछा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा परिवार। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, है ना, देखिए काफी क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं है, दिख रहा है ना, ठीक है। 86 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाती है? ठीक है, क्वेश्चन पे कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के विषय में, है ना, किसके किसके बीच में? तो जीन पियाजे महोदय और लेव वाइगोत्स्की के बीच में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, है ना, और सारे 8 यूनिट हम डिटेल से पढ़ाए, लाइन बाई लाइन पढ़ाए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, 8 यूनिट लाइन बाई लाइन पढ़ाए हैं, सब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, और 8 यूनिट का सब्जेक्टिव भी आपको नोट्स भी दिया गया है ना, उसको आप जरूर पढ़ते रहिएगा। शॉर्ट नोट्स भी आप लोग को दिया गया था 70 पेज वाला 8 यूनिट का,
वो भी आप पढ़िएगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा जो हमको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पियाजे जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि जो वागोत्स्की है वो संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, दोनों में यही अंतर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका 87 नंबर। 87 प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, है ना। बच्चों के मूल्यांकन का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए, सेंटर क्या होना चाहिए। तो फटाफट इसका ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब देना है ना। आपको ऑप्शन पढ़ना है, फटाफट फटाफट जल्दी से आ जाइए सभी लोग। देखिए, सब लोग लाइव क्लास में जुड़ा कीजिए, ठीक है, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, है कि नहीं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए दोस्तों अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर की बालक की रुचि विद्यालय में पढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, बालक की रुचि विद्यालय पढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। जब तक विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल नहीं होगा बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, गलत है। बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर, कह रहा है कि विद्यालय में सभी छात्र नहीं खेल पाते, चाहे उनकी रुचि खेलों की तरफ हो, क्यों, है ना। विद्यालय में सभी छात्र नहीं खेल पाते, क्यों भैया, तो सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, सभी विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है ना। क्या आपके मैदान में खेल का मैदान है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जिसके मैदान खेल का मैदान नहीं है ना। बताइएगा, आप लोग तो सभी टीचर हैं, तो सभी लोग तो स्कूल जाते होंगे डेली और 1:30 बजे वहां से निकलते होंगे, है ना। तो क्या आपके स्कूल में एक प्ले ग्राउंड है ना। बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 89 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव। भैया हमारा स्कूल में तो हमारा बिल्डिंग ही नहीं है ना, हमारे बिल्डिंग ही नहीं है, क्या करिएगा। चलिए, ऐसा भी नजारा है। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर प्रश्न है कि सामूहिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं में अनिवार्य विशेषता कौन सी है। बताइएगा, सामूहिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं में अनिवार्य विशेषता कौन सी है। 90 है सामाजिक संबंध, समानता, सहयोग, सामाजिक संनियंत्रण। 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक संबंध, है ना। सामाजिक संबंध जो है ये विशेषता अनिवार्य विशेषता है हमारा। अगला है 91 नंबर। 91 कह रहा है कि पंचपदीय पाठ योजना किसने प्रस्तुत की थी। मॉरिसन, फ्रॉवेल, हर्बर्ट या ब्रूनर। देखिए, पंचपदीय पाठ योजना जो प्रस्तुत किया गया था ये किया गया था हर्बर्ट महोदय के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, ठीक है, हर्बर्ट महोदय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 नंबर। 92 प्रश्न कह रहा है कि सृजनात्मकता एक शाखा है ना। सृजनात्मकता किसका शाखा है दोस्तों, औद्योगिक मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का, सामान्य मनोविज्ञान का या व्यक्तित्व का। देखिए, सृजनात्मकता जो एक शाखा है दोस्तों ये व्यक्तित्व का एक शाखा है, ठीक है, याद रखना है, व्यक्तित्व का एक शाखा है, ठीक है। सृजनशील बालक किसको कहिएगा आप। सृजनशील बालक वह बालक है जो समस्या के समाधान हेतु क्या करता है, तो नवीन तरीकों से सोचता है ना, नए नए तरीकों से सोचता है, ठीक है। वो इस तरह के बालक में स्वतंत्र चिंतन होता है, जटिलता में रुचि होती है, उत्सुकता होती है, संवेदनशील गुण इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है 93 नंबर की हरलॉक महोदय के अनुसार बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है। तो हरलॉक महोदय के अनुसार बाल्यावस्था की आयु जो होती है दोस्तों ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हरलॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, है ना। शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, जिससे सही बात है अपने विषय में तो पारंगत होना ही पड़ेगा, है ना। नहीं होइएगा तो फिर पढ़ाइएगा कैसे। अब कोई इंग्लिश के मास्टर है, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो अपने विषय में पारंगत होना चाहिए जिससे वे अपने को यथार्थ रूप से विश्लेषण कर सकते हैं, वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दे सकते हैं, मनोभाव को समझा सकते हैं। पारंगत होने का अच्छा वेतनमान मिलेगा।
देखिए 94 का यहाँ जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। 95 कह रहा है कि शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के लिए कौन सा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आईसीटी का उपयोग करने के लिए, मेरा बेटा इतना चिल्लाता है, इतना हल्ला करता है, देख रहे हैं ना, आवाज़ आप लोग को जा रहा होगा एकदम। एक सेकंड शांत नहीं रहता है। चलिए 95 का आंसर क्या होगा। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के लिए कौन सा नुकसान हो सकता है। तो नुकसान तो हो सकता है भैया गोपनीयता चोरी, है ना, गोपनीयता चोरी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 96 नंबर। और देखिए आपको नंबर दिया गया है जहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, जितना जल्दी हो सके आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपको एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा 96 नंबर। 96 कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। बताइए, एक शिक्षक जो है अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा भैया। तो ऑप्शन है आपको दुश्चिंता और भय पैदा करके, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, तो भय तो पैदा करना नहीं है, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उसका सहयोग दे करके, व्यक्तिगत वास्तविक इनाम भी देना है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 96 का क्या होगा। 96 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनकी सहयोग दे करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 नंबर। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या होता है ना। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है ना, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी नंबर है कि उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलतियां करना छोड़ ना दे, ये भी गलत है। उन्हें कक्षा के एक अलग खंड बैठाना चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर। 98 सवाल कर रहा है दोस्तों कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी कि एससी और एसटी से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियां और दिव्यांग बालक की शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में कौन से स्तर पर है दोस्तों। प्रतिकूल है, अनुकूल है, समान है, प्राधिकृत है, क्या होगा। 98 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 99 नंबर। 99 प्रश्न कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजन अधिगम को अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, हतोत्साहित तो नहीं करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्धारण करें, ये भी गलत है। अधिगम परिफलों के सभी के कम करती है, ठीक है, ये भी गलत है। अगला आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए 99 का बी हो गया। अगला हम लोग 100 तक लगाने वाले हैं। 100 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों अध्यापक को अपनी कक्षा में। क्या होगा 100 प्रश्न का ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, विद्यालयोयों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो डी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 101 नंबर सवाल। 101 कह रहा है कि शारीरिक चुनौती, है ना, प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। बताइए, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। तो ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्पष्ट दृष्टिकोण, या विशेष स्कूलों में स्थापन। 101 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आधारभूत अधिगम्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर 102 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है ना। कौन सी विधि जो है वो समावेशन के अनुरूप नहीं है। क्या होगा, विधि को सराहना और महत्व देना,
नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है दोस्तों। विधि को सराहना, महत्व देना ठीक है। सब बच्चे में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना ठीक है। शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, ये भी ठीक लग रहा है। अगला है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। देखिए धरा गया ना, तो अलग विद्यालय नहीं करना है, सबको साथ में ही समावेशी शिक्षा देना है ना। समावेशन के बारे में पूछ रहा था, यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में। अगला प्रश्न है 103 नंबर, कह रहा है कि एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है दोस्तों, है ना। एक प्रगतिशील स्कूल में जो दी गई शिक्षा है ये बच्चों को क्या बनाती है, तो क्या होगा, सक्रिय बनाती है या फिर सक्रिय अनुयायी बनाती है, निष्क्रिय अनुयायी या निष्क्रिय अन्वेषण। क्या होगा, 103 का हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अन्वेषक बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर दोस्तों। 104 कह रहा है 104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पठन वैकल्य को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। बताइए, पठन वैकल्य को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं। 104 का हो जाएगा भाई साहब आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विकारों का बहुक्रम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 105 नंबर। 105 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा छिपी हुई विकलांगता का एक उदाहरण है। बताइए, छिपी हुई विकलांगता, छिपी हुई विकलांगता का उदाहरण क्या होगा। ऑटिज्म, ADHD, द्विध्रुवीय अंधापन। तो छिपी हुई विकलांगता कह रहा है दोस्तों। देखिए, छिपी हुई विकलांगता यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ऑटिज्म, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म को ही स्वलीनता भी कहा जाता है ना। स्वलीनता क्या है, तो एक ऐसी विकृति है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को दूसरे से संबंध स्थापित करने में दिक्कत आती है। यह आसानी से पता नहीं चलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि छिपी हुई विकलांगता पूछ रहा था। अगला प्रश्न है 106 नंबर, विविधता। जी हाँ, विविधता के बारे में बताना है कि विविधता देने के लिए, विधि बनाने के लिए, स्थिति या गुणवत्ता की निष्पक्षता के लिए, सौदे में निष्पक्षता के लिए, है ना, क्या होना चाहिए, समानता, अपक्षपात, समावेश या पक्षपात। यहाँ पर आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अपक्षपात, है ना। अपक्षपात होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा 107 नंबर। 107 नंबर कह रहा है कि बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है ना। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक कौन सा नहीं है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, या फिर सृजनात्मक, या फिर प्रतिभावान, या फिर वंचित बालक। 107 का क्या होगा, 107 का कौन सा दोस्तों बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा वंचित बालक। वंचित बालक जो है ये बौद्धिक रूप से भिन्न बालक में नहीं आएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 108 नंबर कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है ना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। 108 का आंसर हो जाएगा सहपाठी सहयोग। ठीक है, सहपाठी सहयोग में ये सहायक होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर की सृजनशील बालक के गुण होते हैं, है ना। सृजनशील बालक के किस प्रकार का गुण होते हैं, तो वे दूसरे के निर्णय पर निर्भर करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सृजनशील बालक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगला है कि वे नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, ये ठीक है। वे दूसरे के अनुयायी होते हैं, ये भी गलत है। वे जटिल समस्या में अरुचि रखते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़िएगा जरूर, तभी आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर की अधिगम निःशक्त बालकों की पहचान सर्वप्रथम किस आधार पर करनी चाहिए दोस्तों। अधिगम निःशक्त बालकों की पहचान जो है सर्वप्रथम किस आधार पर करनी चाहिए। उनके रूप रंग के आधार पर, बुद्धि परीक्षण के आधार पर, दृष्टि परीक्षण के आधार पर, श्रवण परीक्षण के आधार पर। 110 का आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि परीक्षण के आधार पर करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 111 की शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है ना। समाजीकरण के योगदान में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, जानकारी, व्यवहार, व्यक्तित्व या शिक्षा।
111 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है वो हो जाएगा आपका समाजीकरण में व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट आप लोग भी अपना अपना कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया है ना। 50 सही किए तो 50/75 कमेंट करना है, या फिर 60 सही हुआ, या 30 सही हुआ, 40 सही हुआ, 42 सही हुआ, 45 सही हुआ, कितना हुआ। प्रश्न है कि प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण कौन से हैं। ठीक है, प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण पूछ रहा है, तो मूल गुण क्या होगा। आक्रामक, कठोर और कुशल होना, या फिर आसान, सहानुभूति और लोकप्रिय होना। देखिए यहाँ पर आसान गलत है, आदेश और क्रिया उन्मुख होना, या फिर परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलशील होना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, आक्रामक, कठोर और कुशल होना। ठीक है, ये प्रभावशाली नेतृत्व का मूल गुण होता है। अगला प्रश्न है आपका 113 नंबर। 113 नंबर सवाल है, देखिए 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो भैया लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, है ना। मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी अन्यों की तुलना में पाठ्य वस्तु को देर से समझते हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त बताना है दोस्तों, है ना। मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी अन्य की तुलना में पाठ्य वस्तु को देर से समझते हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, उन्हें अलग से पाठ्य वस्तु को समझाना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे देर से समझते हैं तो उसको अलग से समय देना जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर, कह रहा है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेंगे, है ना। कक्षा में तो बहुत सारे पृष्ठभूमि से होते हैं, कोई गरीब है, अमीर है ना, बहुत सारे धर्म के भी होते हैं, बहुत सारे आपको समाज से होते हैं। 114 का आंसर क्या होगा, 114 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 115 नंबर की, स्कूल में नेतृत्व पर कौन सा दृष्टिकोण लिडवुथ और ड्यूक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है दोस्तों, है ना। स्कूल नेतृत्व पर कह रहा है, लिडवुथ और ड्यूक के द्वारा नहीं किया गया। 115 का आंसर हो जाएगा अनैतिक, है ना। अनैतिक प्रस्तुत नहीं किया गया है, परिवर्तनकारी है, निर्देशनात्मक भी है, सहगामी भी है। अगला प्रश्न है 116 नंबर की, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये तो काफ़ी आसान है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो प्रोजेक्ट पद्धति मैंने कई बार बता चुका हूँ, किलपैट्रिक, है ना। प्रोजेक्ट किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 117 नंबर, कह रहा है छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता अधिक है दोस्तों, है ना। छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता अधिक होती है। तो विद्यालय में खेल का मैदान, अध्यापकों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, कक्ष उचित हो। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 118 नंबर, कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बताइए। शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है कि विद्यालय में शिक्षकों की सहायता करना, या फिर प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षक अध्यापकों की कड़ी सहायता करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका की सहायता करना। 118 का आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका की सहायता करना। अगला प्रश्न है 119 नंबर कि नेतृत्व का प्रकार जिसमें नेता सबसे अधिक निष्क्रिय होता है उसको क्या कहते हैं, है ना। नेतृत्व का प्रकार जिसमें नेता सबसे अधिक निष्क्रिय होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अहस्तक्षेपी नेता दोस्तों। ठीक है, अहस्तक्षेपी नेता उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 120 नंबर, कह रहा है कि एक अध्यापक पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है। ठीक है, उनके उनके कर्मी नमूनों का संकलन करती है और उनके प्रत्येक
उनके कर्म के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चों के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है ना? मानक एवं एक रूप मूल्यांकन, या फिर संकलनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, सतत एवं समग्र, मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। 120 का आंसर हो जाएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है 121 नंबर। 121 का रहा दोस्तों कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने के लिए प्राथमिक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, है ना? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। ऑप्शन है आपका कि कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए, या फिर सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम की गति निर्धारित करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर की विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? दोस्तों, जब छात्र जो है एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा? ऑप्शन है कि प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, या फिर प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, या प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। 122 का आपका आंसर क्या होगा? 122 का आंसर हो जाएगा प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 123 नंबर। 123 नंबर है कि कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय दिव्या अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी, है ना? कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी ये बताना है आपको। ठीक है, कक्षा 3 की बात कर रहा है। तो संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय दिव्या अपने छात्रों में अन्वेषण के प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी नीति अपने करेगी? छात्रों में से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें, उन्हें वर्गीकृत करें। ठीक है, या फिर संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएगी, ये भी ठीक है। छात्रों से कहेगी कि संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें, ये भी ठीक है। संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाए, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सारे ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर। कह रहा कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये तो कई बार बता चुके हैं, है ना? ये तो कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। जल्दी से बताओ। किसके लिए लागू? अच्छा, ये किसके लिए लागू हुआ ये पूछ रहा है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 10 वर्ष। 124 का तो दोस्तों कोई भी बता देगा कि 6 से 14 साल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 125 नंबर। 125 कह रहा है दोस्तों कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? हाँ ना, कि जब कोई बच्चा जो है स्कूल में असफल हो रहा है, कक्षा में असफल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था असफल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि व्यवस्था असफल है, इसलिए बच्चे क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर। वन 126 का रहा दोस्तों कि वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचार, विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायक होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वह खेल जो बच्चों के दूसरे के विचार, विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायक होता है उसको कहा जाता है कल्पनाशीलता वाला खेल, है ना? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कल्पनाशीलता वाला खेल। अगला प्रश्न है 127 कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं?
तो अपनी परिवर्तन करने की क्षमता को दोस्तों कहा जाता है अधिसंज्ञान, है ना। इसको क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर। 128 कह रहा है दोस्तों कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या है ना। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के होते हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का जो मुख्य कारण है वो है परिवार का वातावरण, है ना। किस वातावरण में बच्चा रह रहा है, ठीक है। अगला है 129 नंबर की अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, है ना, कौन से शिक्षक से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं? पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हो, या फिर स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं, या उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति वाले लगते हैं, या फिर छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हो। जी हाँ, तो यही समस्या हमारे साथ भी होता है दोस्तों। जहाँ भी जाते हैं तो सभी बच्चे कहते हैं सर मेरी क्लास में आइए, मेरी क्लास में आइए, मेरी क्लास में आइए। चलिए पढ़ाते चलिए, सभी लोगों को पढ़ाते चलिए, ज्ञान बांटते चलिए जहाँ भी हो सके। अगला प्रश्न देखिएगा 130 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग की प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ जाएगा आंसर नंबर अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन की प्रोत्साहन करने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला है 131 की वैसे निष्पादन जो अधिगम पर आधारित नहीं होते हैं उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है दोस्तों परिपक्वता, है ना। उसका कारण क्या होता है? परिपक्वता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 132 नंबर। 132 कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो सिर से पैर की ओर जो होता है उसको कहते हैं विकास दिशा सिद्धांत, है ना। उसको क्या कहते हैं? विकास दिशा सिद्धांत उसको कहा जाता है, सिर से पैर की ओर वालों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 133 नंबर की छात्रों का वर्गीकरण एक शिक्षक को करना चाहिए, है ना। छात्रों का वर्गीकरण जो है एक शिक्षक को कैसे करना चाहिए? जाति के आधार पर? कभी नहीं भैया, ये तो बड़ा गलत बात है ना। जाति की तो चर्चा ही नहीं करनी है। शारीरिक संरचना ये भी गलत है, रंग के ये भी गलत है। बुद्धि लब्धि के आधार पर आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 134 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो 1 से 5 के लिए जो दूरी होनी चाहिए दोस्तों वो होनी चाहिए 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर। कह रहा है यदि बच्चों में अंतः व्यक्ति संबंधी संबंधों का पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए, है ना। यदि बच्चों में अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्ति संबंधों की ओर प्रेरित करे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर। इसका रिवीजन आप जरूर करते रहिएगा, काफ़ी फायदा करेगा आपको। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा आपका। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है? ठीक है, देखिए लास्ट में जब बचेगा आपका 1 सप्ताह तो दोस्तों आपका मैराथन क्लास चलवा देंगे, जिसमें जितना हम पढ़ाए हैं ना उसको हम लगातार दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि लगातार जितना हो सके 10 घंटा 5 घंटा का एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें से आपको पूरा रिवीजन कर लेना है एक ही वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एक बार में लगभग 2-4-500 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा, जो डीएलएड भी होगा और समान अध्ययन भी रहेगा, ठीक है। तो वो लास्ट में हम कर देंगे, वहाँ से काफ़ी आपको फायदा होगा। 136 का आंसर क्या होगा बताइएगा, है ना। कौन जो है शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के स्वरूप में स्वीकार किया है? तो आंसर हो जाएगा विवेकानंद दोस्तों, है ना। ऑप्शन हो जाएगा विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका कि ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ होता है बताइएगा, है ना। ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है?
मानव की प्रकृति का अध्ययन, मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, या ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, या बाल विकास का अध्ययन। देखिए ज्ञान मीमांसा का मतलब ही होता है ज्ञान, तो ये ज्ञान से होगा, यानी कि ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, है ना, ज्ञान से जुड़ा हुआ है तो ज्ञान ही न होगा। अगला प्रश्न है आपका 138 नंबर। 138 कह रहा था कि जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों आपका कोड मिश्रण, है ना, उसको कहा जाता है कोड मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 139 नंबर। इनमें से कौन व्यक्तिक भिन्नता जानने की विधि है ना, व्यक्तिक भिन्नता जानने की विधि कौन सी है, परीक्षण विधि, उपलब्धि परीक्षण विधि, या वृद्धि परीक्षण, या सीखने की गति। तो व्यक्तिक भिन्नता जानने की जो विधि है वो है दोस्तों आपका सीखने की गति, है ना, सीखने की गति। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 140 नंबर। 140 कह रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना के प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधी कार्य नीतियों में कौन शामिल है, बताइएगा, है ना, बिहार शिक्षा परियोजना के प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधी कार्य नीतियों में कौन शामिल है। तो 140 का हो जाएगा आपका प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण एवं शिक्षकों की भर्ती, ठीक है, विद्यालयों में शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण प्रशिक्षण, महिला समख्या एवं सहभागी कार्यान्वयन पर बल देना, छात्र शिक्षक अनुपात को सुदृढ़ करना, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ये सभी सही है दोस्तों, है ना, ABCD चारों हो जाएगा आपका, ठीक है, बिहार शिक्षा परियोजना प्रोग्राम के अंतर्गत। अगला है 141 नंबर की प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइएगा। प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा पास कराना या फिर धन अर्जित करना, जी हाँ, क्या होगा, या फिर छात्रों की कमी को पूरा करना, या संसाधन युक्त विद्यालय का निर्माण करना। देखिए प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यहाँ पर 1 से अधिक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना, 1 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनोपार्जन करना तो खैर होता ही है, धन अर्जित करना तो होता ही है, छात्रों की कमी को पूरा करना ये भी ठीक है, संसाधन युक्त विद्यालय का निर्माण करना ये भी ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के सवाल का जो आंसर होता है वो 1 से ज़्यादा ही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 142 नंबर। 42 कह रहा है कि किस समाजशास्त्री ने समाज तथा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है ना, तो समाज तथा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है वो कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों इमाइल दुर्खिम, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर दोस्तों, इमाइल दुर्खिम उनका नाम है। तो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने ही समाज तथा संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर जोर दिया था, ठीक है। और ये फ्रांस के दोस्तों, है ना, ये फ्रांस के थे। अगला है 143 नंबर की चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास कैसे होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा होता है या फिर आपका बर्ताव या व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, धन के द्वारा। देखिए यहाँ भी दोस्तों आपको चरित्र का विकास में किसी एक चीज़ का योगदान नहीं, बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है। इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, धन भी होना चाहिए, यानी कि 1 से अधिक इसका भी आंसर हो जाएगा, है ना। बर्ताव व्यवहार भी होना चाहिए, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा 144 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते, है ना, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि नियमित जीवन एवं संवेगात्मक परिपक्वता, या फिर दोस्तों आत्मविश्वास एवं सहनशीलता, या बहुत विनीत स्वयं में सीमित, या फिर वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। क्या हो जाएगा, कौन दोस्तों अच्छे गुण में मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, नहीं पूछ रहा था। ऑप्शन हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये वाला दोस्तों आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 145 नंबर। 145 कह रहा है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। शिक्षिका को क्या करना चाहिए, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े, या फिर इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दे, या फिर विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करे, या फिर उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दे। का दोस्तों
उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए उन्हें दृष्टिबाधिता है, तो एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए? 45 का आंसर क्या होगा दोस्तों? दृष्टिबाधित है ना, दृष्टिबाधित है तो उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दे, है ना, जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था हो, है ना, दृष्टिबाधित बच्चे को सिखाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है 146 नंबर की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत अधिगम के स्रोत निम्नलिखित में से किस रूप में व्याख्यायित है? पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला उपकरण या पुस्तकालय? 146 का हो जाएगा दोस्तों आपका पुस्तकालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत अधिगम के स्रोत में क्या आ जाएगा? पुस्तकालय। अगला प्रश्न है आपका 147 नंबर। 147 कह रहा है कि लियो वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ना, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो संबंधित है वो किससे संबंधित होगा? कई बार आप लोग को वाइगोत्स्की के बारे में बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर यह आधारित होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर की, NCFTE का अर्थ क्या होता है? ना, NCFTE का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा कहिए या फिर ढांचा कहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। NCFTE उस ढांचे को संदर्भित करता है जो भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करता है दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 149 नंबर, काफी यहाँ पर गंदा है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको आपको बता देता हूं। तो कौन सी घटना है जो सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है और वो विकास को प्रभावित करता है दोस्तों, है ना। वो विकास को प्रभावित करता है स्कूली माहौल, तांत्रिक संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां यानी आनुवंशिक बनावट। तो कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में आता है दोस्तों स्कूली माहौल, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तंत्रिका ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह दिया सामाजिक सांस्कृतिक घटक श्रेणी में आता है, तो ये हो जाएगा स्कूली माहौल। और आज का लास्ट सवाल है कि दोस्तों कि एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है दोस्तों? स्थानीय संबंध बुद्धि, स्थानकीय या फिर अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, अंत व्यक्ति बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत ये आता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का टेस्ट, इसका आंसर भी दे दिया गया है। कल होगा समान अध्ययन का टेस्ट आपका, ठीक है। चलिए, और ये रहा जहाँ से आप हमारे यहाँ ग्रुप में भी जुड़ जाइए, वहाँ पर DLED भी और समान अध्ययन का और जितने क्लास हो गए हैं पीछे वाला, वो सारा क्लास आपको मिल जाएगा जितना भी हो गया है, और उसका PDF भी मिल जाएगा। उसके अलावा 8 यूनिट का सब्जेक्टिव भी दे दिए हैं और शॉर्ट नोट्स भी दे दिए हैं, ठीक है। वो भी आप देखते रहना है, पढ़ते रहना है, और जितना टेस्ट हुआ है उसका भी PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना। मात्र अभी देखिए 399 इसमें चार्ज है, ठीक है, मात्र इसमें 399 चार्ज है, और इसमें कुछ आपको माइनस भी कर दिया जाएगा अगर आप इसमें जुड़ते हैं, है ना, कुछ लेस भी कर दिया जाएगा अगर आप इसमें लेते हैं PDF तो, ठीक है। चलिए, तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें ले सकते हैं, ये नंबर दिया गया है ऑनलाइन, आप इसमें हमें WhatsApp करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 78 57 82 43 10 ये हमारा WhatsApp नंबर है, और यहाँ से जब आप पेमेंट करिएगा तो एक बार मैसेज कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ आपको लेस कर दिया जाएगा इसमें 399 में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और देखिए, जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले करके हमें WhatsApp जरूर करिएगा ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।